मैं डॉक्टर सविता खाना आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना के इस लॉकडाउन में इस मंत्र का साथ ना छोड़ें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वायरस फैलने से कैसे रोकें? हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज को फेंक दें। बिना हाथ धोए अपनी आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें। जो बीमार है उनके संपर्क में ना आने की पूरी कोशिश करें। स्कूल बंद हुए बहुत दिन हो गए हैं। सब कुछ भूल गए हैं कि कुछ याद है? चलिए आप लोगों की परीक्षा हो जाए। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पूछूं? चलिए, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताइए। याद है? याद कीजिए। हाँ, एवरेस्ट। जी हाँ, सही कहा आपने। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। यह समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने 1953 में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। चलिए और एक प्रश्न हो जाए। विश्व की प्रथम महिला एवरेस्ट आरोही कौन है? याद कीजिए। हाँ जी, बताइए। हाँ, जुंको टाबी, सही कहा आपने। और भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट आरोही कौन है? बताइए, याद कीजिए। हाँ जी, सही कहा आपने, बचेंद्री पाल। चलिए सबसे पहले बचेंद्री जी का परिचय जान लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बम्पा गांव में 26 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः उन्हें 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। ऐसे विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने एमए बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है उसकी बहन भी कर सकती है। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है। चलिए देखते हैं आज का पाठ, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। चलिए देखते हैं बचेंद्री जी क्या लिखी हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। जो दल बनाया गया था वह दल दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज यानी एरोप्लेन से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। ये लोग जाने से पहले और एक दल, अग्रिम दल मतलब आगे जाने वाला दल एक जा चुका था और वे क्या काम कर रहे थे? हिमपात के रास्ते को साफ कर रहे थे। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार वहाँ के जो
एवरेस्ट के पास के जो बाजार का नाम है नमचे बाजार, इस शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। शेरपा लैंड यानी जहाँ पर शेरपा लोग रहते हैं उस लैंड को कहा जाता है शेरपा लैंड। तो अभी प्रश्न उठता है कि शेरपा कौन है? शेरपा तिब्बत और नेपाल की सीमा पर रहने वाले आदिवासी जो पहाड़ चढ़ने में माहिर होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। नेपाल के लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। लेखिका ने जब गौर से देखा तो सबसे ऊपर एक भारी बर्फ का बड़ा फूल जैसा कुछ दिख रहा है और वो फूल पर्वत के ऊपर जैसे ध्वजा टंगा हुआ है, ध्वजा यानी झंडा लगा हुआ है, उस तरह उनको लग रहा था। मुझे बताया गया यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। तेज हवा के कारण सूखा बर्फ वहाँ पर उड़ने के कारण सबसे ऊपर एक बड़ा सा फूल जैसा और ये ध्वज जैसा, झंडा जैसा भी लेखिका को लग रहा है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। देखिए 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा गति से हवा चलना ये तूफान से कुछ कम नहीं है। तो शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन तूफानों को झेलना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब लेखिका और उनके साथी पेरिस नामक स्थान पर पहुंचे, पेरिस एवरेस्ट चढ़ाई के रास्ते पड़ने वाली एक जगह का नाम है, वहां पहुंचे तो हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन यानी बर्फ के गिरने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। लोहसे की ओर से मतलब लोहसे जो बर्फ की नदी है, ग्लेशियर का नाम है लोहसे, वहाँ से एक बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, जिसके कारण 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ये किसने कहा? अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने कहा कि उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता ठीक कर दिया है, साफ कर दिया है और झंडी से रास्ता चिन्हित भी कर दिया है। ये सब काम हो गया है, लेकिन ये सब काम तूफान के कारण, बर्फबारी के कारण कभी भी व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी।
निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहसे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। एवरेस्ट पर बहने वाली लोहसे और नुस्से आदि नदियों को लेखिका देखती रह गई। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एवरेस्ट यात्रा में कितने कैंप बनाए जाते हैं उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। हिमपात यानी बर्फबारी अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी बहने से आसपास के बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। ये देखिए हिमविदर यानी खाई जैसी, यहाँ पर जो चित्र आप देख सकते हैं कि चित्र में किस प्रकार खाई जैसी बनी हुई है, पहाड़ में दोनों बर्फ के बीच में खाई जैसी। यहाँ पर गिरने से मृत्यु सुनिश्चित है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ये प्रतिदिन की बात है कि हर रोज़ 10-12 लोग यहाँ पर प्रभावित होंगे। किसी को चोट लगेगी, किसी की मृत्यु भी हो सकती। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभियांत्रिकी यानी तकनीकी काम, टेक्निकल वर्क जो है, और जो अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का किस प्रकार उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस प्रकार बांधना। यहाँ पर आप चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार पुल बनाया गया, एल्यूमिनियम की सीढ़ी बनाई गई, ये रस्सी बांधकर किस प्रकार चढ़ाई कर रहे हैं, ये सब जानकारी मीनू मेहता ने दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। दूसरे दिन की चढ़ाई देखिए। रीता, गंबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। बेस कैंप पर कर्नल खुल्लर थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदवर जी, लोफसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। अंगदवर जी, लोफसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल कैंप तक पहुंच गए थे और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया था। यह संतोषजनक प्रगति थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।